इतिहास रेत पर लिखने की तैयारी है, सपनों के महल खड़े कर दिए हैं रेत पर। क्या उन विधायकों ने पाला बदलने का निर्णय ले लिया है? और पाला बदलेंगे तो कहां जाएंगे? जिस तैयारी ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। राजनीति में जो चाल चले जाते हैं वो सामने से नहीं, एक एक करके पीछे से, पर्दे के पीछे से कहानियां रची जाती हैं। लोकतंत्र की यही मर्यादा है, यही नियम है कि लोकतंत्र को हमेशा सत्ता को पलटते रहना चाहिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं बाबा वाणी में। एक बार फिर से बाबा वाणी में आपके सामने जो खबर लेकर के आए हैं, इस खबर पर लगातार कई तरह के विश्लेषण आप तक पहुंचे होंगे, लेकिन जो तथ्य है, जो खेल चल रहा है, उस खेल की अंदर की रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर के हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दो लाइनें, और इन लाइनों में ही छुपा है पूरा का पूरा विश्लेषण। इतिहास रेत पर लिखने की तैयारी है। इतिहास रेत पर लिखने की तैयारी है, सपनों के महल खड़े कर दिए हैं रेत पर। सपनों के महल खड़े कर दिए हैं रेत पर। महज इत्तेफाक नहीं है लिखना पानी पर। महज इत्तेफाक नहीं है लिखना पानी पर। जमाने को बता जीने की अदा पानी पर। नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2025 के चुनाव में विपक्ष को धराशायी कर दिया है, उस विपक्ष को, जिस विपक्ष ने पूरी तरह से ये तैयारी कर ली थी कि वो शपथ ग्रहण करने जा रहा है और सरकार बना रहा है। अब ये गफलत था, मुगालता था, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर कहीं चूक हुई? अगर चूक हुई तो फिर संभला कैसे? आज भी वो परिस्थिति कैसे बन के आ गई? 202 सीट एनडीए गठबंधन के जीतने के बाद भी नीतीश कुमार यदि एनडीए गठबंधन छोड़ते हैं तो क्या वो सरकार बना लेंगे? जिस कहानी को लेकर के, जिस तैयारी को लेकर के, और नीतीश के बड़े खेल की जो भीतर ही भीतर कल्पना की जा रही है, मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं, और मेरे पास उसके पुख्ता सबूत भी हैं। किसी ने मुझसे दावे के साथ कहा है कि आरसीपी सिंह को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई किसी तरह की बात नहीं। आरसीपी सिंह आ रहे हैं। इस एपिसोड को यहीं क्लोज कर देते हैं। अब जिस दिन आरसीपी सिंह पर आगे कुछ अपडेट होगा हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की उस तैयारी की, उस खेल की, जिस खेल को नीतीश कुमार आने वाले समय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। 3 कोण पे ये पूरी की पूरी कहानी चल रही है। पहला कोण हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से आपको हम बताते जाएंगे। थोड़ा सा आपको इंतजार और धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आज का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कभी भी बिहार में घटित हो सकता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि भीतर ही भीतर जो कहानी रची जा रही है, जो स्टोरी चल रही है, वो कुछ अलग ही बात कह रही है। आपने विपक्ष को एग्रेसिव नहीं देखा होगा। विपक्ष कहां है? विपक्ष वहां है जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है उसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से नया कहानी रच रही है, विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, जिसकी एक छोटी सी झलक आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा होगा और उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा। इस विश्लेषण को एक छोटे से अध्याय से मैं जोड़ता हूं, जहां राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं और उनके पहुंचने के बाद लखनऊ स्टेशन पर जो नजारा देखने को मिला वो पिछले 11 सालों से देखने को नहीं मिल रहा था। कभी नरेंद्र मोदी के भी स्वागत में इतनी सारी बातें नहीं हुई है। विपक्ष तो बहुत सारी बातें कह रहा है। विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि राहुल गांधी का जो वो दिखा नजारा लखनऊ स्टेशन पर स्वागत करने का, वो पूरी तरह से प्रायोजित था। लोगों ने 10-10 हजार, 15-15 हजार के टिकट खरीद करके और जाकर के स्टेशन पर, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट पे लोगों ने इंतजार किया राहुल गांधी से दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, उनका एक झलक देखने के लिए। अगर विपक्ष ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब कि राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। तो बिहार में उसके क्या असर पड़ेंगे? और बिहार में नीतीश कुमार, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही है, आपने देखा होगा कि दिल्ली तलब किए गए हैं कांग्रेस के 6 विधायक। एक छोटी कहानी और है इसमें जुड़ी। क्या उन विधायकों ने पाला बदलने का निर्णय ले लिया है? और पाला बदलेंगे तो कहां जाएंगे? अगर पाला बदलते हैं
तो क्या पाला बदलने के बाद बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन होगा या पाला बदलने की स्थिति में वो है? आपको पता है कि 2/3 होंगे तभी पाला बदल सकते हैं, और उसमें 2-2 मुसलमान हैं 6 में, तो क्या ये पाला बदल सकते हैं? मुश्किल है। उसमें से अगर हम बताएं तो सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जो स्थिति है ये आरएलएसपी से जुड़े हुए थे, आरएलएसपी से चुनाव भी लड़े हैं। इसके अलावा इनकी जो जीत हुई है 1675 वोटों से हुई है। अब आप समझ सकते हैं कितना नैरो मार्जिन है। लेकिन इनके कहा जा रहा है कि नजदीकियां नीतीश कुमार से है, सरासर झूठ है। नीतीश कुमार से नजदीकियां तो हैं, लेकिन जेडीयू ज्वाइन करने के लिए नहीं है, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद इन पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। दूसरी तरफ अभिषेक रंजन की बात कर लीजिए, चनपटिया से जीत करके आए हैं और पुराने कांग्रेसी इनकी रही है विरासत। इनके दादा, इनके पिता दोनों कांग्रेसी रहे हैं, और इस विरासत को लेकर के ये पाला बदलेंगे तो क्यों बदलेंगे, जबकि कांग्रेस में सब कुछ मिल रहा है। अब तक सुरेंद्र प्रसाद की बात करें तो सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा का कांग्रेस से बहुत पुराना नाता नहीं रहा है, और यही कारण है कि वो एक बार गए तो किसी से मुलाकात नहीं हुई, दोबारा गए तो आपको पता है कि कांग्रेस का स्थापना दिवस था, उस दिन वो गए थे, उनकी मुलाकात हुई कुछ लोगों से, लेकिन चर्चाएं थी, और जिन चर्चा के बीच में इन लोग सबका दिल्ली तलब करना, अभिषेक रंजन का कांग्रेसी होना, उनका बाय बर्थ कांग्रेसी होना, जन्मजात कांग्रेसी होना, कई पीढ़ियों से कांग्रेसी होना, और जीत करके जो आए हैं 602 मतों से, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति कहां है और ये क्यों जाएंगे। इस क्यों का भी जवाब मैं दूंगा। इसके बाद मनोज विश्वास सीमांचल के फॉरबिसगंज से जीत करके आए हैं 221 मतों से। इसके पीछे भी बहुत बड़ा तर्क है। इनकी भी स्टोरी बड़ी लंबी रही है, और जदयू से इनका पुराना नाता तो निश्चित रूप से रहा है, जब युवा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा इनको कई सक्रिय सदस्यों में शामिल किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अति पिछड़ा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके भी सदस्य रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के ये तो वो नाम हैं जिन नामों की मैं चर्चा कर रहा हूं, और इनके नहीं बदलने का बहुत सारा कारण है। लेकिन अबीदुर रहमान, कमरुन हुड्डा आखिर क्यों बदलेंगे, कहां जाएंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में जाएंगे? इससे पहले भी कमरुन हुड्डा ने प्रयास किया था, गए थे, एआईएमआईएम छोड़ा था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? इसके अलावे आप देखिए मनोहर प्रसाद हैं, कटिहार के मनिहारी से लगातार जीतते आ रहे हैं, जदयू को ही हरा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इस बात को कि इनके बारे में भी कहा यह जा रहा है कि ये भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन कहानी यहां दूसरी है। अब इस कहानी पर से थोड़ा थोड़ा करके पर्दा उठाता हूं, और तब आपको यह समझ में आएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार की वो कौन सी खेल की तैयारी है जिस तैयारी ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। ऐसा समीकरण है जिस समीकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने फिर से नतमस्तक है। एक तरफ जहां नितिन नवीन को बिहार से उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को एक बड़ा सम्मान दिया है, एक युवा को सम्मान दिया है, और इसके पीछे का बहुत सारा तर्क भी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुणगान कर रहे थे नितिन नवीन का, उससे साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये पोस्टर बॉय बिहार से हो, जहां राजनीति की जननी कही जाती है, यहां सोते उठते जगते नींद में भी लोग राजनीति करते हैं, उस बिहार के युवा को पार्टी का कमान देना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कमान देना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को प्रभावित जरूर करता है। और यह प्रभाव कब तक है? जब तक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मानसिक रूप से फिट है। शारीरिक रूप से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मानसिक रूप से कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति दो तरह से होती है, एक फिजिकल होती है और एक मानसिक रूप से होती है। राजनीति में जो चाल चले जाते हैं वो सामने से नहीं, एक एक करके पीछे से, पर्दे के पीछे से कहानियां रची जाती हैं। नीतीश कुमार ने जो कहानी रची है उसमें 202 सीटों की मैं अगर तुलना, गणना और उसके नट सेल में आपको बताऊं तो 202 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली
एनडीए गठबंधन जो बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चलती है 202 सीटें जीत करके आई और 89 सीटें नंबर 1 की पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी आई। यानी कि 122 पूरा करने के लिए अभी 113 लोगों की जरूरत, माफ कीजिएगा, 89 पूरा करने के लिए जो अब तक की स्थिति है उसमें से 202 में से 89 को अगर माइनस कर देते हैं हम तो 113 बच जाते हैं। अब इस मैथ को समझिए इस तरह से, 113 को पूरा करने के लिए और 113 जो भाजपा के गैर भाजपाई दल हैं जो एनडीए के समर्थन में हैं और 202 सीटों के ही स्टेक उनके पास है, हिस्सेदारी उनके पास है, उसमें से जेडीयू 85, एलजेपी 19, हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट पर है। ये टोटल मिलाकर के 113 होते हैं। ये 113 अगर एक जगह हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं से समर्थन मिलेगा? वो 122 पूरा कर लेगी? यानी 122 को पूरा करने के लिए उनके 89 विधायकों में उनको बहुत सारे विधायकों की जरूरत पड़ेगी और दूसरे खेमे में मात्र 41 विधायक है। अगर पूरे विपक्ष को देख लें तो मात्र 41 ही हैं, जिसमें से राजद के पास 25 हैं, कांग्रेस के पास 6 हैं, लेफ्ट के पास 3 हैं, 1 विधायक आईआईपी के हैं, 5 विधायक एआईएमआईएम के हैं और 1 बीएसपी के हैं। ये मैं आपको मैथ इसलिए समझा रहा हूं कि अब यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने नीतीश कुमार के खेल और भारतीय जनता पार्टी की नींद दोनों को कहीं ना कहीं बेचैन करके रखा है। नीतीश कुमार का अगर ध्यान, मैंने सबसे पहले कहा था कि आरसीपी सिंह को आने से कोई रोक नहीं सकता है। जब ललन सिंह को आने से नहीं रोक सकता है, अरुण सिंह को आने से नहीं रोक सकता है, नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के खेमे में जाने से नहीं रोक सकता है, लालू प्रसाद के घर जाकर के दही चूड़ा खाने से नहीं रोक सकता है, टीका लगाने से नहीं रोक सकता है, तो कौन रोक सकता है? राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अस्थायी होती है, कोई भी अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। अगर होती है तो कभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से लालू प्रसाद सत्ता में नहीं आए होते। आज के समय में अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग खड़े हैं राजद के लोग। ऐसे में जो सीधी सीधी बात नजर आती है वो ये नजर आती है कि नीतीश कुमार के सामने कई विकल्प अभी भी मौजूद हैं। उन विकल्पों में मैंने बता दिया कि कांग्रेस के एक भी विधायक को स्वीकार नहीं करेंगे नीतीश कुमार। ऐसा क्यों? तो नीतीश कुमार अपना दूसरा घर तोड़ करके पहले जर्जर घर में, जो उनका अपना अस्थायी नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार किराए के मुख्यमंत्री हैं। उनको जो समर्थन प्राप्त है उसमें से 85 विधायक मात्र उनके पास हैं, बाकी के विधायक उन्होंने बोरो किया है। ऐसी स्थिति में उसमें से सटकने खटकने पर उनकी सरकार गिर जाएगी। मैंने कहा 113 ही उनके पास बचते हैं अगर भाजपा उनका साथ छोड़ दे तो, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि भाजपा नीतीश कुमार का साथ छोड़ेगी, क्योंकि भाजपा कंफर्टेबल है। हालांकि भाजपा ये चाहती है कि बिहार में उसकी सरकार बन जाए, उसका मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में तो करेगी नहीं। और नीतीश कुमार भी कांग्रेस या राजद के विधायकों को अपने पाले में नहीं ले आएंगे। और राजनीतिक रूप से वो भले कह दें कि पति पत्नी का राज, विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि न तो राजद और न ही कांग्रेस इन दोनों पार्टियों के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। इस बात की पूरी गारंटी है इन 5 सालों तक, क्योंकि नीतीश कुमार के पास अगर प्लान बी है तो उस प्लान बी में ये विधायक जो दूसरे खेमे में खड़े हैं वो नीतीश कुमार के लिए बहुत ही निहायत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को बार बार एहसास कराने के लिए कि बिना नीतीश के सरकार नहीं चल पाएगी, ये जरूरी है कि वो विधायक यथास्थिति कायम रहे। तो फिर वो विधायक जाएंगे कहां? भाजपा में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भाजपा में जाने के लिए इनको 1/3 होना पड़ेगा और 1/3 6 विधायकों में नहीं हो पा रहे हैं। यह भी विधि का विधान है। बिहार की जनता ने ऐसा मैंडेट दिया है, या फिर जो प्लान रची गई है इनके छोटे छोटे अंकों पे जीतने के।
अधिकांश विधायक इसमें से कोई 15,168 से जीता है, तो कोई विधायक 12,000 से जीता है। इसके अलावा 3 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नैरो मार्जिन से जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए नीतीश कुमार के साथ रहना जरूरी है, न कि नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन करना। अब नीतीश कुमार की गुणगान, नीतीश कुमार का शुभचिंतक होना, यह अलग बात है। एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं, वो भी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। विपक्ष में रह करके अगर सत्ता पक्ष में अपने विरोधी खेमे के एक व्यक्ति का गुणगान अगर कोई करता है, तो उसके मायने आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नीतीश कुमार एआईएमआईएम के विधायकों को अपने पाले में ला सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। पिछली बार भी आपने देखा होगा 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए थे, तो विधायक रेडी थे। कहा यह जा रहा था कि वो जदयू ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन विधायकों ने कहां ज्वाइन किया? राजद जाकर के। नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तब तक ये विधायक मूव नहीं करेंगे। यानी कि कांग्रेस के 2 विधायक और तीसरा एक हिंदू, 2 मुस्लिम और एक हिंदू, ये 3 बाई बॉर्न कांग्रेसी हैं। ये विपक्ष में ही रहेंगे अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं तो दूसरी तरफ 5 जो विधायक हैं एआईएमआईएम के, वो भी विरोध में रहेंगे। और आईपी गुप्ता ने भी कह दिया है कि वो अपनी पार्टी को विपक्ष में रखना ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि उन्हें एक बड़ी लड़ाई लड़नी है अपने लोगों को, अपने जाति को आरक्षण दिलाने की। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का फॉर्मूला समझिए। नीतीश कुमार के पास 85 लोग हैं और इन 85 लोगों में 6 कांग्रेसी उनके समर्थन में 24 घंटे खड़े हैं, न कि उनके पार्टी में जाकर के ज्वाइन करके। नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन करेंगे, उनको ज्यादा वेटेज भी मिलेगा और उनको ज्यादा खुशी भी मिलेगी। कांग्रेस ने तत्काल रातों रात इनको बुला करके दिल्ली में यह बात समझा दी है कि आने वाला समय बदल रहा है, प्लान तैयार है, खेल होगा ही होगा। दूसरी तरफ 3 विधायक जो लेफ्ट के हैं, जैसे नीतीश कुमार स्विच करेंगे, ये बिना शर्त समर्थन देंगे। पिछली सरकार में भी सरकार में शामिल नहीं होकर के इन्होंने समर्थन दिया था और सरकार को स्टेबल रखने का प्रण लिया था। एआईआईपी जब नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो उनका समर्थन स्वतः वहां चला जाएगा, वो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं और उनकी आकांक्षा भी पूरी हो जाएगी, ये भी उनको उम्मीद है। ऐसे में ये सब मिलाकर के 85 में 6 जोड़ दीजिए, उसके बाद 3 जोड़ दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 6, 3, 9, 1, 10 जोड़ देने के बाद ये 95 हो जाते हैं। बीएसपी के एक है, वो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं जदयू। यहां कोई बैरियर नहीं है। पूरी पिछली बार भी आपने देखा 2020 में भी जमा खान जीत करके बीएसपी से आए थे और जदयू में है, अच्छा खासा मान सम्मान और मंत्री पद भी मिला हुआ है। तो ये बीएसपी के एक विधायक जो जीत करके आए हैं, ये जदयू ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी 96। राजद सरकार में नहीं भी आती है तो बाहर से समर्थन कर देगी, जैसा 2013 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़े थे तो समर्थन किया था। राजद को भी अपने विधायकों को, अपने आप को संगठित करने के लिए और आने वाले भविष्य के लिए एकजुट रखने के लिए एक बार फिर से जरूरत है नीतीश कुमार की। और उस नीतीश कुमार को 25 विधायकों का समर्थन स्वतः प्राप्त हो सकता है। ये पूरी संख्या 121 है। अब एनडीए की तरफ चलिए। एनडीए में आरएलएम के 3 विधायक भले ही ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो रामेश्वर महतो इधर उधर बोल दे रहे हैं, बाकी सब ठीक है, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार ये फैसला लेंगे, उस दिन ये 3 विधायक उठ करके सीधे नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, पार्टी बना करके जाएं, अलग खेमे में जाएं, या फिर जदयू ज्वाइन कर ले। कोई लाव लपेट नहीं, सीधे जाएंगे और सीधे इनको एक बड़ा स्टेक मिलेगा, बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 121 में 3 जोड़ दिए तो 124 हो जाते हैं, यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी। इसमें न तो एलजेपी की जरूरत पड़ रही है, न ही जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ रही है। और आपको पता होगा कि जब नीतीश कुमार ऐसा फैसला लेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि बिहार में आने वाले समय में मुख्यमंत्री का सपना देख रही है, चिराग पासवान को बिहार सौंपने की बात सोच रही है, आने वाला समय नीतीश कुमार के बाद का होगा और नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसे बिहार की जनता चुनेगी, उसमें चिराग पासवान का नंबर सबसे ऊपर चल रहा है।
क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट उन्होंने लोकसभा में दिया और हारी हुई सीटें लेकर के 29 में से 19 सीट, अब तो 28 ही कहिए, 28 में से 19 सीट जीत करके आए हैं और वो भी कंफर्टेबली। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से नीतीश कुमार से डरना भी चाहिए, चिंतित भी होना चाहिए और उसकी नींद भी उड़नी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास विकल्प मौजूद है और नीतीश कुमार कुहड़ भतिया नहीं है कि उंगली दिखाने से खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने प्रूफ किया है कि वो जब भी दूसरे खेमे में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ा देते हैं। एक बार फिर से बिहार में ये आंकड़ों का खेल शुरू है। नीतीश कुमार को ललन सिंह के कहने पर और ललन सिंह के इशारे पर जदयू नहीं चलाना है। नीतीश कुमार को संजय झा वाले एंगल पे जदयू नहीं चलाना है, क्योंकि संजय झा का काम सिर्फ इतना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में, जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तारतम्य जोड़ करके नीतीश कुमार की बातों को जाकर के भारतीय जनता पार्टी को कन्वे करे। ये नहीं करिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, वो नहीं करिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। बस ये कहने के लिए संजय झा की जरूरत है और इसीलिए संजय झा को दिल्ली भेज दिया गया है कि अब दिल्ली की राजनीति आप कीजिए, क्या जरूरत है बिहार में आपको हाथ पैर लगाने की। ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां बनी हैं, जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो खेमेबाजी शुरू हो गई है लौकुश को लेकर के, उस खेमेबाजी से नीतीश कुमार अनजान नहीं है। नीतीश कुमार को भी एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने कभी संगठन को मजबूत किया हो। आने वाले समय के लिए जनता दल यूनाइटेड एक नई कहानी लिख रही है, एक नई पटकथा है जिसका क्लाइमेक्स बड़ा ही अजीबोगरीब होने वाला है और आने वाले कई वर्षों तक के लिए ये कहा जा रहा है कि जदयू फिर से सत्ता में रहेगी। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जैसे ही उत्तराधिकारी नीतीश कुमार का अपना बनेगा, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड फिर भारतीय जनता पार्टी को जो उसका सपना है बिहार में अपनी सरकार बनाने का, अपना मुख्यमंत्री बनाने का, वो चकनाचूर हो जाएगा। इस बार बिहार की जनता ने मैंडेट तो दिया है, नंबर 1 की पार्टी जरूर बना दी है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन लगाम जो है वो नीतीश के हाथ में ही है। निश्चित रूप से कोई विलय कांग्रेस का होने नहीं जा रहा है, इससे आप पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लीजिए। रहा सवाल कि मैंने थोड़ी सी बात जो कही थी उस पर भी बोल करके खत्म कर दूं कि जब उत्तर प्रदेश जाते हैं राहुल गांधी तो बेचैनी भाजपा की बढ़ जाती है और इतना ही नहीं, भाजपा के कृत्यों, उनके कार्यों, उसके क्रियाकलापों से उत्तर प्रदेश में हलचल मचा हुआ है। एक तो सन्यासी को लेकर के, धर्मगुरुओं को लेकर के, और दूसरी तरफ जिस तरह से सौंदर्यीकरण के नाम पर काम चल रहा है, पुरानी आस्थाओं को, मान्यताओं को, पुराने चीजों को तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर के भी लोगों में काफी नाराजगी है। ये सब मिलकर के, छोटी छोटी बातें मिलकर के एक बड़ा स्टिक बनाती हैं और यहां से शुरू होता है परिवर्तन। परिवर्तन एक बार फिर से, ये जो वर्ष है 2026 का, 2029 आते आते तक एक बड़ा राजनीतिक उलट पलट देखने को मिल सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और राजनीति जब उल्टी पलटी नहीं करेगी तो राजनीति फिर आप जानते हैं ना कि आवारा हो जाती है। लोकतंत्र की यही मर्यादा है, यही नियम है कि लोकतंत्र को हमेशा सत्ता को पलटते रहना चाहिए। क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 20 साल से नीतीश कुमार यही काम कर रहे हैं, सत्ता को पलटते हैं। कुर्सी उन्हीं के पास रहती है लेकिन विपक्ष बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश का प्लान क्या है, इस पर धीरे धीरे करके हम आपको सारी बातें बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें तो लगातार यहां चलती ही रहती है। जब भी आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।